ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज समझ लिया है तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है दोस्तों जिसके ऊपर अच्छे काम करता है। तो जैसे मैंने बताया कि ब्लॉकचेन क्या है, वैसे थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी पे भी आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार इस मीटिंग में आए होंगे। तो दोस्तों उसके ऊपर हम लोग आगे चलेंगे, आई थिंक आगे हम लोगों को मिलेगा, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे आर्थिक स्वतंत्रता की, पैसों की। तो पैसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी क्या आज की डेट में कंपलसरी है, नेसेसरी है, बिकॉज आपका सपना जो कुछ भी हो, आप करना कुछ भी चाहते हो, आपको पैसा चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप BMW लेना चाहते हैं, आप मर्सिडीज लेना चाहते हैं, आप घर लेना चाहते हैं, बंगला लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपको पैसा तो चाहिए। और उस पैसे को कमाने के लिए हम अलग अलग काम करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई और कुछ काम कर रहा है, कोई हम लोगों के साथ काम कर रहा है, अलग अलग चीज करते हैं, लेकिन इस पैसों के इतिहास को समझना चाहिए। तो दुनिया में जो लेन देन की प्रथा स्टार्ट हुई, जो लेन देन का सिस्टम स्टार्ट हुआ, फर्स्ट इट वाज द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर बोले तो वस्तु विनिमय बोलते। आपके पास एक वस्तु थी और आपको दूसरी वस्तु लेनी थी, तो आपने क्या किया, आपने अपनी वस्तु उनको दे दी, दूसरी वस्तु आपने उनसे ले ली। फॉर एन एग्जाम्पल, आज भी कई गांव में होता है कि लोग गेहूं लेके जाते हैं और चावल साबुन लेके आते हैं। तो ये एक वस्तु विनिमय का जीता जागता एक सुंदर सा उदाहरण। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक्यूरेसी की प्रॉब्लम थी। धीरे 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 इन सब चीजों को कॉइन्स में परिवर्तित किया गया और इंडिया में तो बहुत पहले से कॉइन्स चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो मोर देन 5000 ईयर्स 5000 ईयर्स से भी पहले से यहाँ पे कॉइन्स का प्रचलन है। पूरी दुनिया में बहुत बाद में आया। तो कॉइन्स का मतलब क्या है कि बार्टर सिस्टम नहीं था। अब आपको एक कॉइन दे दिया गया, एक सिक्का दे दिया गया और उस सिक्के का एक फिक्स वैल्यू है। उस सिक्के को आप दे और उतने कीमत की कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं। तो जो सामान का भी प्राइस फिक्स हो गया और सिक्कों का भी प्राइस फिक्स हो गया। सिक्कों का इतिहास बहुत पुराना और आज भी हम सभी लोग सिक्के यूज करते हैं, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, और अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके के कॉइन्स चलते हैं। इसमें भी सुधार हुआ दोस्तों और अब लोगों की जरूरतें बढ़ गई थी और जब जरूरतें बढ़ेंगी तो पैसे की डिमांड बढ़ेगी और पैसा बहुत ज्यादा हो गया तो आप पॉइंट्स में लेन देन नहीं कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप समझे कि आज आपको एक घर लेना है जिसकी कीमत 5 करोड़। इतना पैसे ले जाने के लिए कितना कॉइन चाहिए आपको? उन कॉइन्स को रखेंगे कहाँ? उन कॉइन्स का वजन कितना होगा? उन कॉइन्स को गिना कैसे जाएगा? तो इट वाज सो डिफिकल्ट। और इन सारी चीजों को देख के धीरे धीरे जमाना चेंज हुआ, लोकतांत्रिक सरकारें आ गई और यहाँ पे अब पेपर करेंसी का आविष्कार हुआ। पेपर करेंसी बनाई गई जो काफी इजी था। आप 2000 सिक्के रखने की जगह पे 2000 का एक नोट अपनी जेब में रख दीजिए। 2-4 ग्राम के वेट में आपके पॉकेट में 2000 रुपया पड़ गया। अब आपको सिक्के की जरूरत नहीं थी और बहुत इजी था। आप करोड़ों रुपए चाहे तो जेब में रख के लेके जा सकते हैं, बैग में रख के लेके जा सकते हैं, बहुत हल्का भी होता है। लेकिन दोस्तों जमाना यहाँ पे रुका नहीं। पेपर करेंसी के बाद आप सभी लोगों को पता है चेकबुक ने बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाया दुनिया में। अब आपको सिक्के भी नहीं चाहिए, अब आपको नोट भी नहीं चाहिए, आप चेकबुक पे साइन कर दीजिए। एक जमाना हुआ करता था वो चेक किसी को भी दे दीजिए, वो फिक्स डेट में लेके जाता है और उस चेक से कैश लेके आता है या अपने अकाउंट खुलवा लेता है। इसके बाद दोस्तों जो आया जमाना वो प्लास्टिक कार्ड्स का। और प्लास्टिक कार्ड ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को ये साबित किया, ये बताया कि जो पहले आता है वो बहुत बड़ा कंपनी है। प्लास्टिक कार्ड्स में बहुत सारे कार्ड्स आपने देखे होंगे। डेबिट कार्ड जिसको आप एटीएम कार्ड भी बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड, फ्यूल कार्ड, गिफ्ट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, पोस्टपेड कार्ड, बहुत सारे तरह के कार्ड्स मिलते थे। अब आपको चेकबुक भी नहीं चाहिए, कार्ड दीजिए, पैसा कट जाता है, आपके पास आ जाता है। ये आप कार्ड की डिटेल शेयर कीजिए, ओटीपी शेयर कीजिए, आपका पैसा आपके यहाँ से काट दिया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे कार्ड्स का भी थोड़ा प्रचलन कम हुआ और अब इंटरनेट बैंकिंग था। आप किसी का भी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड लीजिए और आप उनको एनएफटी और आरटीजीएस आप कर दीजिए, उनके पास पैसा पहुंच जाता है। लेकिन बदलाव यहाँ पे रुका नहीं दोस्तों और अब जमाना था मोबाइल बैंकिंग का। और आई एम वेरी प्राउड टू से कि मुझे बहुत गर्व होता है कि जब इंडिया में मोबाइल बैंकिंग आया था तो बहुत सारे लोग अपने पर्सनल हितों के लिए कह रहे थे कि इंडिया
ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोगों को फोन उठाना नहीं आता है, फोन पे बात करना नहीं आता है। ये लोग कैसे यूज करेंगे मोबाइल बैंकिंग को? दोस्तों आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे लोगों को फोन मैसेज टाइप करना नहीं आता, लेकिन वो फोन पे गूगल पे चलाना जानते हैं। उनके पास स्पीकर वाला डिवाइस रखा, अब जो पैसा भेजते हैं तो उनके पास आवाज आ जाती है कि उन्होंने कितना पैसा रिसीव किया। और ये हमारे देश की एक उपलब्धि है कि आज हम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन मोबाइल बैंकिंग हम लोग करते हैं पूरे साल में। दुनिया में कोई भी कंट्री में इतना ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं जितना हमारे देश में होता है। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो हर सब्जी वाले के पास, यहाँ तक कि पानी वाले के पास, खिलौने वाले के पास, जो पेन बेचते हैं उनके पास, ऑटो वाले के पास, हर व्यक्ति के पास आज मोबाइल बैंकिंग की सुविधा है। लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध है। और दोस्तों यहाँ पे भी जो लोग शुरू में आए वो बहुत उन्होंने पैसे कमाए और आज भी लाखों लोग करोड़ों रुपया इनके माध्यम से कमा रहे, जिनके पास एजेंसीज है जो लोग अकाउंट ओपन कराने का काम करते हैं, या बहुत सारी रोजगार इन एप्स ने लोगों को दिया, बहुत सारा इजीली कर दिया। लेकिन दोस्तों बोलते हैं कि जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ। और ऐसे ही एक जिद्दी व्यक्ति या ग्रुप थे संतोषी नाकामोटो। इन 2009 उनको ये एहसास था कि वो बाहर में रहते हैं और जब वो पैसे भेजते हैं तो उनको बहुत सारे लोगों की परमिशन की जरूरत होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज अगर आप गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं तो आपको पहले आपके एप्लीकेशन परमिशन होना चाहिए, मतलब वो ठीक होना चाहिए, उसका सर्वर सही होना चाहिए। उसके बाद आप जो बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। उसके बाद आप जिसको पैसा भेज रहे हैं उसका यूपीआई ऐप जो है वो सही होना चाहिए। उसके बाद उसका बैंक अकाउंट भी सही होना चाहिए। 3-4 लोगों के परमिशन के बाद वो आप पैसा भेज पाते हैं। उसके बाद भी रिस्ट्रिक्शंस है कि आप कितना पैसा एक बार में भेज सकते हैं, किसको कितना पैसा भेजते हैं। और ये एक अथॉरिटी भी है गवर्नमेंट के पास कि वो आपसे पूछ सकते हैं कितना पैसा आपने किस बात के भेजे या क्यों आपने रिसीव किया। इन सारी चीजों को देखते हुए संतोषी नाकामोटो के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना, जिसके लिए दुनिया में हर एक व्यक्ति जिसकी अपनी करेंसी हो वो किसी को भी भेज ले, दे ले, ले ले और उससे जो है पैसों का लेन देन किया जा सके, किसी भी तरीके का कोई किसी की परमिशन की जरूरत ना हो। और यही जिद दोस्तों एक ब्लॉकचेन के ऊपर उन्होंने एक आर्टिफिशियल कॉइन बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया बिटकॉइन इन 2009। जब ये बिटकॉइन आया तो बहुत सारे लोग जो थे जो फ्यूचर में देखते हैं, जो काफी लंबा सोचते हैं, उन लोगों ने इसमें काम करना स्टार्ट किया। उनको समझ में आ चुका था ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगा, बिटकॉइन फ्यूचर में क्या होगा, इसका लोगों को समझ में आ गया था और उन्होंने इसमें काम करना स्टार्ट किया। और वो लोग आज अरबों खरबों में खेल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके पास हजारों बिटकॉइंस पड़े। आप चेक कीजिएगा कॉइन मार्केट पे। और उस समय दोस्तों ये 13-14 रुपए का बिटकॉइन तो मैंने सुना है। बहुत सारे मेरे ऐसे साथी होंगे जिन्होंने 1 रुपए से कम का भी बिटकॉइन का रेट सुना होगा या उनको ऑफर मिला होगा लेने का। तो पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के रूप में दुनिया के सामने आई 2009 में। और चूंकि ब्लॉकचेन पहले से थी तो इस करेंसी को बना के और इसके पूरी कोडिंग को, पूरे सिस्टम को ब्लॉकचेन पे डाल दिया गया। यानी कि संतोषी नाकामोटो का भी कोई कंट्रोल नहीं रहा। उन्होंने जितने बिटकॉइन अपने पास रखने थे, अपने ग्रुप के पास रखने थे, उन्होंने रख लिया। उसके बाद उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। और दोस्तों ये आज की डेट में अगर बात करूं तो फिलहाल मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मोर देन 20 लाख एक बिटकॉइन की कीमत है और मैक्सिमम इज 60 लाख। अब सोचो 16 रुपए का अगर किसी ने कॉइन खरीदा होगा या 15 रुपए का खरीदा होगा, मैक्सिमम 100 रुपए का खरीदा, तो 100 रुपए और 20 लाख अप्रोक्स 10-12 सालों में कितना बड़ा रिटर्न आया। अब ये क्रिप्टो करेंसी हम लोग इतना सुन रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी समझ लेते हैं दोस्तों होता क्या है। तो क्रिप्टो का मतलब होता है भाई छुपा हुआ और करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। एक ऐसी आभासी मुद्रा जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप अपनी जेब में नहीं रख सकते, लेकिन आप दुनिया का हर एक काम इस करेंसी के माध्यम से कर सकते हैं। किसी को भेज सकते हैं, किसी को ले सकते हैं,
और ये पूरी तरीके से सीक्रेट भी है और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट भी है। और जब ये बात करते हैं तो बड़ा विरोधाभास पैदा हो जाता है कि दोनों में से एक ही होगा, या तो सीक्रेट होगा या तो ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन ये दोनों है। कैसे कि आप एक एक कॉइन का हिसाब किताब बिना किसी परमिशन के चेक कर सकते हैं। पूरी दुनिया में किसके पास कितना क्रिप्टो करेंसी है ये आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये वहां पे जो डिटेल आएगी वो एक रिसीविंग एड्रेस के माध्यम से आएगी, और उस रिसीविंग एड्रेस से ये पता लगाना इम्पॉसिबल सा है कि ये रिसीविंग एड्रेस किसका है। और अगर आप पता भी लगा लेते तो ये उस व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो बोलेगा कि मेरा है कि नहीं। तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट और पूरी तरीके से सीक्रेट। अब क्रिप्टो करेंसी अमेंडमेंट बिल, कई लोग क्रिप्टो करेंसी को लेके बड़े परेशान रहते हैं, बड़े सारे सवाल रहते हैं उनके मन में, और नीम हकीम खतरे जान, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस बोला जाता है। लोगों को गुमराह करते रहते हैं, क्रिप्टो करेंसी जो है लीगल नहीं है, क्रिप्टो करेंसी सट्टा है, क्रिप्टो करेंसी ये, क्रिप्टो करेंसी वो। अमिताभ बच्चन जैसे लोग और बड़े बड़े लोग, अंबानी परिवार और जितने भी बड़े लोग हैं, एलन मस्क जैसे लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं और एक बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बहुत बड़ी इनकम करते भी हैं। और हम लोगों की जब बात आती है तो हम लोग लीगलिटीज की बात करते हैं। हालांकि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी अब लीगल है। आपको 1% का टैक्स पहले देना होता है, और जो लोग नहीं देते हैं उनसे सिफारिश से दिया करो। इन फ्यूचर कभी आपका अकाउंट सीज नहीं होगा, कभी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1% का टैक्स जमा कर दिया करो, और 30% का जो टैक्स है वो प्रॉफिट के ऊपर आपको देना होता है। जब खरीदते हैं तो 1% देते हैं सेम टाइम, और जब आप सेल करते हैं तो 30% का टैक्स देते हैं। तो जब ये क्रिप्टो अमेंडमेंट बिल तैयार हो रहा था दोस्तों, उस समय की बात मुझे याद है कि हमारे देश की जो फिलहाल वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा था कि पिछले 5 सालों में जितना पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट हुआ है वो कहीं नहीं हुआ। तो ऐसा क्या था क्रिप्टो करेंसी में, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। दैट वाज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे जो पैसा है वहां पे किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई छापा नहीं पड़ने वाला, और ये पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में है। अगर उन्होंने अपने सीक्रेट कीज को या सीड्स को अच्छे तरीके से सेव करके रखा है तो कोई भी व्यक्ति उनके साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, उनका पैसा लॉस नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि जब भी कोई करेंसी का नया जमाना आया तो वहां पे लोगों ने बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसा कमाया। आज ये जमाना क्रिप्टो करेंसी है। और कई बार एक बात जो मुझे समझ में आती है, मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा किसी सिस्टम में, किसी भी फील्ड में कमाने का मौका तब होता है जब वो हर व्यक्ति के पास नहीं हो। और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज इंडिया में बहुत कम लोगों को क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पता है। कुछ हजार, कुछ लाख, या 1-1.5 करोड़ लोग, इससे ज्यादा लोगों को नहीं पता है। और भारत की जो जनसंख्या है वो 150 करोड़ से ज्यादा है। यानी आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को बता सकते हैं और यहाँ से बहुत बड़ी इनकम आप कर सकते हैं।